वेलकम टू अभिनव क्लासेस। माय नेम इज मनु कुमार। आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्रैश कोर्स को सेकंड लेक्चर्स आप लोगों को समक्ष लेकर आए हुए हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आज क्रैश कोर्स को हम सेकंड लेक्चर्स लेकर आए हुए हैं जो कि है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम है। इसको बहुत अच्छे तरह से हम देखने वाले हैं और यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, यानी केमिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंस है और फिजिक्स के भी लिए इम्पोर्टेंस है। और फिजिक्स में भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है और केमिस्ट्री में भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, यानी यह क्वेश्चंस आपका बहुत इम्पोर्टेंस है जो कि है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। क्या डालेंगे हेडिंग? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। अपघटन के नियम क्या देखने वाले हैं? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। अब इस पॉइंट पर हम थोड़ा गौर कर लेते हैं। देखिए फैराडे एक इंग्लैंड के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे, यानी अंग्रेज वैज्ञानिक थे, जो कि विद्युत अपघटन के रिलेटेड यानी संबंध में दो नियम प्रस्तुत किए थे, और इन्हीं दो नियम को हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से हम जानते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के अनुसार सन 1834 ईस्वी में फैराडे ने विद्युत अपघटन के संबंध में दो नियम प्रस्तुत किए थे, और इसी नियम को हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं, सन 1834 ईस्वी में फैराडे ने विद्युत अपघटन के संबंध में दो नियम प्रस्तुत किए थे, और इन्हीं नियम को हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से जानते हैं। जो कि फैराडे साहब ने दो नियम दिए थे, वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम नियम देखेंगे कि इनका प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम, फैराडे साहब ने प्रथम नियम क्या दिए थे? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ। अब सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, उसके बाद फिगर पर समझेंगे, उसके बाद आप लोगों को एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। देखिए फैराडे ने सबसे पहले कोई इलेक्ट्रोलाइसिस लिया था। क्या लिया था? इलेक्ट्रोलाइसिस लिया था, और उस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर बहुत सारा कीटाइन एनायन के सॉल्यूशन है, यानी कीटाइन एनायन के सॉल्यूशन था, और उस इलेक्ट्रोलाइसिस में किसी एनोड और कैथोड को डाल दिया। किसको डाल दिया? किसी एनोड और कैथोड को डाल दिया। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इस एनोड और कैथोड को किसी बैटरी के सहायता से कनेक्टेड कर दिया, यानी बैटरी के सहायता से जोड़ दिया। तो इसमें देखने के बाद नीचे पता लगता है कि यहाँ पर जो आपका एनायन था वह निगेटिव चार्ज क्या कर लिया? एक्सेप्ट यानी खींच लिया। तो आपका चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी आपका जो इलेक्ट्रोड पर चार्ज खत्म हो गया, यानी डिस्चार्ज हो गया। तो वहाँ पर जो मास एकत्रित होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, यानी आवेश के। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब फिगर पे आते हैं, फिगर पर आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर विद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे ने नियम दिया था। तो सबसे पहले कोई इलेक्ट्रोलाइसिस बनाएंगे, और इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर बहुत सारा सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है एनायन कैटायन का। एनायन कैटायन का, एनायन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज, और कैटायन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसको बोलते हैं अपघटन। क्या बोलते हैं? अपघटन। क्या बोलते हैं? अपघटन।
अब जरा हम गौर करेंगे और इस इलेक्ट्रोलाइसिस में किसी एनोड और कैथोड को फैराडे साहब ने डाल दिए थे। यहाँ पर कोई एनोड को भी डाल दिए थे और यहाँ पर कोई कैथोड को डाल दिए थे। इसको क्या माने थे? एनोड। और इसको क्या माने थे? कैथोड। यानी इस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर किसी एनोड को भी डाल दिए और कैथोड को भी डाल दिए। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि एनोड पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और कैथोड पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ऑलरेडी हम जानते हैं। और इस एनोड और कैथोड को किसी बैटरी के सहायता से कनेक्टेड कर देते हैं, यानी किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसी बैटरी से हम जोड़ दिए, यानी कनेक्टेड कर दिए। तो बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल लगा रहता है, जो कि फर्स्ट बड़ा वाला टर्मिनल होता है वह पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है और छोटा वाला टर्मिनल होता है वह निगेटिव टर्मिनल इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा वाला क्या हो गया? निगेटिव। यहाँ तक तो हम समझ गए। तो देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज ए क्या करेगा? इस प्लस चार्ज को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। फिर यहाँ पर प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर कीटायन एनायन पर क्या हो जाता है? चार्ज खत्म हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है? चार्ज क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, यानी डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर जो मास प्रेजेंट होता है वही आपका चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे मास प्रेजेंट होता है। यहाँ पर तो डिस्चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज एक्सेप्ट यानी एब्जॉर्ब कर लिया, यानी खींच लिया। तो यहाँ पर जो मास प्रेजेंट होता है वह चार्ज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इस इलेक्ट्रोलाइसिस में इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। अब देखिए यहाँ पर खत्म तो हो गया। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ज़्यादा मास यहाँ पर एकत्रित होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इस इलेक्ट्रोड में हम जितना ज़्यादा चार्ज देंगे वहाँ उतना ज़्यादा यहाँ पर मास उपस्थित होगा, यानी एकत्रित होगा। वही मास चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही फैराडे साहब ने फर्स्ट लॉ में बताए थे। तो देखिए यहाँ पर डिफाइंड कैसे करते हैं और डिफिनेशन कैसे लिखते हैं। तो सिंपल से वर्ड में हम क्या लिखेंगे? फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी विद्युत अपघटन के क्रिया में प्रवाहित होने वाले विद्युत अपघटन के क्रिया में इलेक्ट्रोड में एकत्रित द्रव्यमान उन आवेशों के समानुपाती होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड में जो द्रव्यमान एकत्रित होता है वह चार्ज के यानी आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या लिखेंगे? फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी विद्युत अपघटन के क्रिया में किसी विद्युत अपघटन के क्रिया में इलेक्ट्रोड में एकत्रित द्रव्यमान क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोड में एकत्रित द्रव्यमान इलेक्ट्रोड में एकत्रित द्रव्यमान
तथा एकत्रित द्रव्यमान तथा प्रवाहित होने वाला आवेश के समानुपाती होता है। क्या होता है? आवेश के समानुपाती होता है। अब जरा हम गौर करेंगे। फैराडे ने सर्वप्रथम कहा था कि कोई विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस लिया और उस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर किसी एनोड और कैथोड को डाल दिया। यानी कहने का मतलब एनोड कैथोड को डाल दिया और उस एनोड कैथोड को किसी बैटरी के सहायता से कनेक्ट कर दिया। बैटरी के सहायता से कनेक्ट कर दिया तो उस इलेक्ट्रोड में जितना चार्ज देंगे, जितना अधिक चार्ज देंगे, उस इलेक्ट्रोड में उतना अधिक मास डिपॉजिट होगा। इसी को हम फैराडे फर्स्ट लॉ कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैराडे फर्स्ट लॉ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मास अवेलेबल होगा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चार्ज q के। यानी जितना ज़्यादा मास, जितना अधिक चार्ज देंगे उतना अधिक मास एकत्रित होगा। यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है q के। यहाँ तक तो सीख गए। अब देखिए यहाँ पर इफ वी नो डैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? एक फार्मूला जानते हैं, Q बराबर क्या होता है? IT। हम करंट में बताए थे और इलेक्ट्रिक चार्ज में भी ये फार्मूला हम बता चुके थे इंट्रोडक्शन क्लासेस में। यानी ये फार्मूला हम जानते हैं। और देखिए यहाँ पर m, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? हटेगा तो ZQ। क्या आएगा? ZQ। तो देखिए यहाँ पर m बराबर अब Z, और यहाँ पर Q के मान कितना है? यहाँ पर Q के जगह पर कितना आया हुआ है? IT। तो यहाँ पर Q के जगह पर कितना पुट कर लेंगे? IT। तो ये फार्मूला बन गया, m बराबर क्या बन गया? ZIT। अब देखिए यहाँ पर कौन क्या है, यहाँ पर समझ लेते हैं। m क्या है? एकत्रित द्रव्यमान है। एकत्रित द्रव्यमान है। क्या है? एकत्रित द्रव्यमान है। और यहाँ पर Z क्या है? कोई नियतांक है, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी है, नियतांक है। और I क्या है? धारा है। क्या है? धारा है। और T क्या है? समय है। यहाँ तक तो हम सीख गए। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं सपोज दैट इस इलेक्ट्रोड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, 1 सेकेंड तक की जाती है, तब इसका मान क्या होगा? यानी इस इलेक्ट्रोड के अंदर 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो यहाँ पर मास और नियतांक यानी Z यह बराबर होगा। अब देखिए कैसे बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे यदि विद्युत अपघटन में, यदि विद्युत अपघटन में 1 एम्पियर के विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो देखिए यहाँ पर I के मान कितना है? यहाँ पर I के मान कितना है? 1 एम्पियर। और यहाँ पर T के मान कितना है? 1 सेकेंड, है ना जी। तो देखिए यहाँ पर I के मान दिया है और T के मान दिया है, तो क्या निकल जाएगा? अब जरा यहाँ पर गौर करेंगे, I और T के मान दिया है तो M बराबर क्या हम फार्मूला जानते हैं? नहीं जानते हैं? ZIT। और देखिए M बराबर और Z, I के वैल्यू क्या है? 1 और T के वैल्यू क्या है? 1। तो M बराबर क्या हो जाएगा? M बराबर क्या हो जाएगा? Z। अब देखिए तो यहाँ पर मास हमेशा नियतांक के बराबर आ रहा है। कब बराबर होगा? जब इस इलेक्ट्रोड के अंदर 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर जो मास एकत्रित होगा वह किसी नियतांक के हमेशा बराबर होता है। अब देखिए फर्स्ट लॉ यहाँ तक तो समझ गए। अब क्या चीज़ का बारी है? अब सेकेंड लॉ की बारी है। अब देखिए सेकेंड लॉ देखते हैं।
अब सेकेंड लॉ हम लोग देखेंगे। आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इजी सा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे द्वितीय नियम। क्या देखने वाले हैं? द्वितीय नियम। किसका द्वितीय नियम? फैराडे का द्वितीय नियम यानी सेकेंड लॉ। किसका द्वितीय नियम? फैराडे का द्वितीय नियम। अब देखिए यहाँ पर फैराडे के द्वितीय नियम क्या कहता है। फैराडे ने द्वितीय नियम के संबंध में बताया कि अगर श्रेणी क्रम में विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस को जोड़ दिया जाए, यानी कहने का मतलब है फैराडे के, अगर विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघटन को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए और उस विद्युत अपघटन में एक समान के में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो जो प्रवाहित किया जाएगा तो जो चार्ज होगा, तो यानी जो आपका इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज एकत्रित होगा वह किसी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी किसी वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब फिगर पे आइए, कैसे समझेंगे? अब फिगर पर देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइसिस है। ये क्या है? ये भी कोई इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको क्या बोलते हैं? अपघटन। अपघटन। अब देखिए यहाँ पर कोई एनायन कैटायन का सॉल्यूशन है। मान लेते हैं एनायन कैटायन का सॉल्यूशन है। एनायन पर क्या होता है? पॉजिटिव, और कैटायन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी कोई एनायन पॉजिटिव और कैटायन का नेगेटिव, और इसमें कोई इलेक्ट्रोड को हम डाल दिए, कोई इलेक्ट्रोड को हम डाल दिए और इस इलेक्ट्रोड को प्लस क्यू चार्ज दे दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी एनोड को डाल दिए, एनोड, और यहाँ पर किसको डाल दिया है? कैथोड को। तो एनोड पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। और इस एनोड और कैथोड को किसी बैटरी के सहायता से क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। यानी किसी बैटरी के सहायता से क्या किए? कनेक्टेड कर दिए। तो बैटरी के 12 टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज और छोटा टर्मिनल निगेटिव चार्ज इंडिकेट करता है। अब जरा हम गौर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट के रूप में ये क्या है? कोई बैटरी है, बैटरी है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ तो समझिए। अब सेकेंड लॉ को एक कंसेप्ट में यानी एक ट्रिक और टेक्निक के माध्यम से आप पूरा बढ़िया से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या समझिए, 1 फैराड बराबर 1 फैराड बराबर 1 फैराड बराबर 1 इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, यानी 1 फैराड बराबर 1 इक्विवेलेंट के बराबर होता है। अब समझिए, अगर मान लेते हैं इस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर 1 फैराड के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट के वेट डिपॉजिट होता है। तो अब इसको हम बोलते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। यानी यहाँ पर W1, यहाँ पर W2 मान लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? W1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? W2। यानी अगर इस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड है यानी E1, और यहाँ पर क्या है? सेकेंड इलेक्ट्रोड है यानी E2। इसको E1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? E2। अब जरा गौर करेंगे। इनका कहने का मतलब है इस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर अगर 1 फैराड के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इस इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है। इसी को फैराडे सेकेंड लॉ कहते हैं। एक बार और समझिए, अगर इस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर 1 फैराड के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी 1 फैराड के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट हो जाता है। तब इसी को हम क्या बोलते हैं? फैराडे सेकेंड लॉ। यानी जितना ज़्यादा हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना अधिक यहाँ पर वेट डिपॉजिट होगा। यानी जितना ज़्यादा हम यहाँ पर इक्विवेलेंट यानी चार्ज देंगे, यानी जितना ज़्यादा हम
धारा का प्रवाह करेंगे और उतना ज़्यादा ही आपका वेट यहाँ पर डिपॉजिट होता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही आपका फैराडे सेकेंड लॉ कहता है। अब इसको परिभाषा के तौर पर हम कैसे बनाते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी विद्युत अपघटन के विलयन में, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार शारीरिक क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटन शारीरिक क्रम में जुड़े विभिन्न अपघटन के इलेक्ट्रोड में एकत्रित द्रव्यमान में प्रवाहित होने वाला एकत्रित द्रव्यमान में प्रवाहित होने वाला धारा के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। अब एक बार गौर कीजिए, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार शारीरिक क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटन, ये क्या है, शारीरिक क्रम में अनेक इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन को जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रोड में एकत्रित द्रव्यमान, तो इस इलेक्ट्रोड के अंदर एकत्रित द्रव्यमान क्या है, उपस्थित होगा, यानी कुछ वेट डिपॉजिट होगा, यानी W2। यहाँ पर क्या है, W1। द्रव्यमान में प्रवाहित होने वाले धारा के जो धारा होगा वह तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, यानी जो यहाँ पर मास अवेलेबल होगा वह आपका इलेक्ट्रोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या है, E1, और यहाँ पर मास क्या है, यानी यहाँ पर मास वेट क्या है, W1, और यहाँ पर वेट क्या है, E2। एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर अब तुल्यांकी भार क्या होता है, यानी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट में क्या होता है, यानी तुल्यांकी भार क्या होता है, एटॉमिक वेट अब बाटा क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी फैक्टर। यहाँ तक तो समझ गए। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी फैक्टर। अब एग्जाम्पल के तौर पर आते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर मान लेते हैं कॉपर +2 का यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट निकालना रहता है तो हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले कॉपर का एटॉमिक वेट क्या होता है, 63.5, अब वैलेंसी फैक्टर क्या है, 2। तो आपका क्या कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका एटॉमिक वेट इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। और दूसरा का देखिए, अगर मान लेते हैं मैग्नीशियम +2 और यहाँ पर मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट क्या होता है, 24, और यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर क्या है, 2, तो क्या हो जाएगा, 12। अब इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12, यानी इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 kg। इस तरह करके हम लोग निकालते हैं। अगर मान लेते हैं सपोज दैट एल्युमिनियम निकाला जाए, अगर मान लेते हैं सपोज दैट एल्युमिनियम निकालते हैं, यानी तीसरा का देख लेते हैं, Al एल्युमिनियम +3। एल्युमिनियम का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या निकलते हैं, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट क्या होता है, 27 होता है ना जी। और यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना दिया है, आप लोग देख कर जल्दी बताइए, यहाँ पर कितना दिया है, 3 दिया है। तो देखिए यहाँ पर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 kg।
यानी इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9 kg। इस तरह करके हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट के लेक्चर्स में हम बहुत सारा क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं W1/W2 बराबर E1/E2, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। चाहे रहने दीजिए, इसी पर बहुत सारा क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।